हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टेनो स्पीड एएमएस में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लासेस कंटिन्यू जा रही हैं, मैथ्स की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। फ्रेंड्स ज़रूर देखें। और आज का हमारा टॉपिक होगा अध्याय 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो अध्याय 8 क्योंकि नया चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं। 7 तक हम पढ़ चुके हैं। देखिए तेज़ी से हम बढ़ रहे हैं। फिर एक बार आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही इसमें प्रगाढ़ता आएगी। ठीक है, अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें, ताकि समय समय पर आप लोगों को जो हमारी क्लास की वीडियो है वो मिलती रहे। और जो लोग नए हैं उनको अगर क्लासेस जो पीछे की क्लासेस हैं देखनी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में क्लासेस की वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो प्लीज़ उसका अवलोकन ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सव्रत का रेखा अक्षरों के साथ प्रयोग। फ्रेंड्स, कहना ये चाहेंगे कि रेखा अक्षरों के साथ किसी भी व्यंजन के साथ सव्रत को किस तरह हम अप्लाई करेंगे, ये वही चैप्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादातर तो हमने बता दिया है, लेकिन क्योंकि मैंने बताया था ना कि कुछ चीज़ें मैं एडवांस में पढ़ाते जाती हूँ, अभी जो बताऊंगी तो आपको खुद ही याद आएगा कि हाँ आपने ये हमको पढ़ा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस टॉपिक पे आने से पहले हम थोड़ा कमेंट्स पे बात कर लेते हैं। कमेंट्स में आया हुआ है कि डिक्टेशन से संबंधित कमेंट्स है कि 80 और 100 का जो डिक्टेशन बोला जाता है वो उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, 80 का डिक्टेशन जब बोला जाता है 80 की स्पीड में, तो 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर 5 मिनट का आपका डिक्टेशन बोला जा रहा है तो वहाँ 400 शब्द मिलेंगे इसमें, और अगर 10 मिनट का बोला जा रहा है तो इसमें 800 वर्ड्स आपको बोले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और 100 की स्पीड में वही होता है कि 100 शब्द प्रति मिनट की हिसाब से बोला जाता है, और 5 मिनट के मैटर में 500 वर्ड बोले जाएंगे, और 10 मिनट का जब मैटर बोला जाएगा तो उसमें 1000 यानी कि 1000 वर्ड्स प्रति मिनट के हिसाब से बोला जाएगा। 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से बोला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और टॉपिक की बात रही तो डिक्टेशन कहाँ से बोला जाएगा ये किसी को पता नहीं होता है। इसीलिए डिक्टेशन में हम जब भी डिक्टेशन देते हैं तो हर टॉपिक से देते हैं। जैसे सोशल भी बोलेंगे, इकोनॉमिकल भी बोलेंगे, हिस्टोरिकल भी बोलेंगे, और स्पेस से भी बोलेंगे, मतलब कोई भी साहित्य से भी हमारा रहेगा। हर टॉपिक से हम डिक्टेशन, हम जो टीचर्स होते हैं इसीलिए डिक्टेट करते हैं कि कोई भी टॉपिक आपका अछूता ना रहे। आपको हर टॉपिक से डिक्टेशन लिखने आनी चाहिए। वो कहाँ से बोलेंगे अब किसी को पता नहीं होता एग्ज़ाम्स में, तो इसलिए हमें हर टॉपिक से डिक्टेशन लिखना चाहिए। उसकी कोशिश होनी चाहिए कि हाँ कि कोई ऐसा शब्द ना हो कि मैं लिख ना पाऊँ, चाहे वो कितनी भी स्पीड में क्यों ना बोला जाए। तो जब आप लिखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ईजिली लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बस यही एक कमेंट था। तो फ्रेंड्स आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक ये है कि सव्रत का रेखा अक्षरों के साथ प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे कि मैं शुरू से बताती चली आई हूँ, अधोगामी में कैसे करते हैं, ऊर्ध्वगामी में कैसे करते हैं। ये हमारा जो अध्याय है स्पेशली देखा जाए तो वक्राकार रेखा अक्षरों की इसमें बात हो रही है कि उनके साथ हम किस तरीके से सव्रत की मिलावट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखेंगे कैसे। स्पेशली इसी के लिए होता है व्रतों की मिलावट जो है, इसमें ऐसा रेखाक्षर दिया हुआ है, तो लेकिन स्पेशली वक्राकार रेखाक्षर। वक्राकार में कौन कौन से आते हैं देखिए, म है, न है, अधोगामी फ है, ऊर्ध्वगामी ल है, यही सब तो आते हैं, र है ना। तो इन्हीं के साथ सव्रत की मिलावट कैसे करना है, व के साथ कैसे करना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं। नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे। प्रायः, जैसे कि मैंने बताया, हमेशा तीनों श की बात यहाँ पे हो रही है।
श, स, श और श, तीनों श की हम बात कर रहे हैं। भ्रष्टाव्रत का मतलब ही हो गया तीनों श की बात हम कर रहे हैं। का प्रयोग वक्राकार रेखाक्षरों के साथ अक्सर किया जाता है। श, व्रत का प्रयोग वक्राकार रेखाक्षरों में इस प्रकार करते हैं। उदाहरण से हम समझते चलेंगे इसको, जैसे शाल और मास, शाल और मास। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये कह रहा है यहां पे क्या आ गया आपका श, व्रत लगा सकते हैं ना, बिल्कुल। किस में लगेगा, ऊर्ध्वगामी ल में या अधोगामी ल में, दोनों में अप्लाई हो सकता है। हम यहाँ पे ऊर्ध्वगामी ल में अप्लाई कर रहे हैं श के व्रत को। स में क्योंकि पहले आ रहा है और प्रथम स्वर आ रहा, स्वर तो हमें कभी छोड़ना ही नहीं है, स्वर के अकॉर्डिंग लिखेंगे। श का व्रत किस में लिखेंगे, ल में लगाएंगे। अल्लाह हमारा क्या है, वक्राकार रेखाक्षर है, इसी की बात हम कर रहे हैं। तो श का व्रत हम ऊर्ध्वगामी ल में अप्लाई करते हैं और प्रथम स्वर आया है तो रेखा के ऊपर श का व्रत यहाँ पे अप्लाई किया और ऊर्ध्वगामी ल, शाल देखिए रेखा से ऊपर रखेंगे। अगर हम चाहे तो स्वर लगाएं और चाहे तो हम स्वर ना लगाएं, क्योंकि प्रथम स्वर है और रेखा के ये ऊपर लिखा हुआ है, ये तो देखते ही पता चल रहा है कि इसमें प्रथम स्वर आया हुआ है। क्योंकि अब यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हम स्वर क्यों लगाएं क्यों ना लगाएं, क्योंकि अभी तो हम स्वर इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारा माइंड सेट हो जाए किसमें किस तरह से अप्लाई हुआ है तो कौन सा स्वर आया है। आगे जाके तो इतना वक्त ही नहीं रहता है कि हम ये पॉइंट करें स्वरों को, कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो इतना हम लिखते लिखते मैच्योर हो जाते हैं कि पता हो जाता है कि रेखा के ऊपर लिखा है तो 100% है कि पहले प्रथम स्वर आया है। रेखा पर लिखा गया तो जाहिर सी बात है कि इसमें द्वितीय स्वर आ रहा है। रेखा कटा हुआ है तो इसका मतलब है तृतीय स्वर आ रहा है। ठीक है, अगर चाहें तो आप लगा सकते हैं शाल, क्योंकि नियम के अकॉर्डिंग उसके जस्ट अपोजिट चली जाती है मात्रा। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन एक और पैदा होता है कि अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो अ का भी तो बोध हो जाएगा ना, तो इससे बढ़िया है कि आप ना लगाएं, रेखा पे लिखा हुआ है, ये तो पता है कि श पहला व्यंजन है तो इसका मतलब है कि मात्रा किस पे है, श पे। अब देखिए मास, सेम हियर, प्रथम स्वर आ रहा है रेखा के ऊपर, माश। ठीक है, मास। अगर चाहें तो यहाँ पॉइंट करिए या ना करिए, ये तो आपको पता ही है कि रेखा के ऊपर है तो प्रथम स्वर लग गया। नेक्स्ट देख लीजिए, अगर स हो और उसके बाद कोई दूसरा व्यंजन ना हो और स में स्वर हो तो हम क्या करते हैं, ये तो बताया है ना, व्रत में कभी हम स्वर नहीं लगाएंगे अगर वो सिंगल आ रहा है तो। ठीक है, उसको हमें पूरा ही लिखना होता है। अगर स, श और श के बाद कोई दूसरा व्यंजन ना हो, दूसरा व्यंजन न हो और स में स्वर हो। ठीक है, स में स्वर हो, स्वर हो तो
हम व्रत का प्रयोग यानी कि स व्रत की बात कर रहे हैं, व्रत का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, पूरा ही लिखते हैं, स का व्रत ना लिख के पूरा स लिखेंगे, चाहे छोटा सा है या बड़ा सा। जैसे उदाहरण से हम समझ लेते हैं, जैसे सी या आश। देखिए सी या आस। ठीक है, अब यहाँ हम समझाने में बहुत आसानी हो जाती है जब हम उदाहरण लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है अगर श के बाद कोई दूसरा व्यंजन ना हो और स में स्वर हो तो हम व्रत का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखिए श का स है, व्रत भी है हमारे पास, लेकिन यही कह रहा है, ये जो नियम कह रहा है कि अगर अकेला है, कोई दूसरा व्यंजन तो इसके साथ है नहीं और स्वर आया है, तो हम यहाँ पे व्रत अप्लाई नहीं करेंगे, स ही लिखेंगे। और इसमें लगा हुआ है थर्ड प्लेस का स्वर, हम रेखा काटते हुए स लिख देंगे। और बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, तो बड़ी की मात्रा के लिए मोटा बिंदु थर्ड प्लेस पे 1 2 3 यहाँ पे हम लगा देते हैं। ठीक है, अगर ना भी लगाएं तब भी ये क्लियर है कि जिस तरीके से यहाँ क्लियर था कि प्रथम स्वर है, रेखा के ऊपर है, ये कटा हुआ है, तो इसका मतलब है कि रेखा के नीचे ये रेखा काट के लिखा हुआ और रेखा के नीचे काटते हुए स में थर्ड प्लेस पे लगा हुआ है स्वर। लगाएं या ना लगाएं, ये थर्ड प्लेस का स्वर ही निकलेगा। ठीक है, आस के लिए देख लीजिए, प्रथम स्वर आ रहा है, पहले क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। नियम कहता है कि स, अब व्यंजन स है, स ऊपर रखेंगे इसको रेखा के, स यहाँ पे पॉइंट कर दीजिए बड़ा आ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, जब शब्द में स प्रथम अक्षर हो, उसके बाद पूर्व स्वर हो, उसके पहले स्वर हो, उस वही बात है जैसे कि यह प्रथम स्वर, प्रथम स्थान का स्वर है। ठीक है, और पहले स्वर आ रहा है, इसके बाद कोई दूसरा हो, इसको कराने का कोई मतलब नहीं है, इसको हम स्किप कर देते हैं, इस नियम का कोई मतलब नहीं है, वो तो लिखते लिखते आ जाएगा। जब शब्द के अंत में स या श हो और उसके पश्चात स्वर हो तो कैसे लिखते हैं, देखिए जैसे दो व्यंजन आ रहे हैं, उसके पहले भी स्वर आ रहा है, उसके बाद भी आ रहा है, और दो व्यंजन है, तो जाहिर सी बात है कि एक व्यंजन पे दो मात्राएं होंगी ही नहीं। ये तो क्लियर है ना। तो वही कह रहा है, जब शब्द के अंत में जब शब्द के अंत में, जिनके पास बुक होगी उनके लिए आसानी है, अगर बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में वो नंबर दे रखे हैं हम लोग, हमारा अपना नहीं प्रकाशन है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, तो अगर आप चाहते हैं तो वो हम प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, उस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। जब शब्द के अंत में स हो, तीनों श की बात हो रही है, स हो और उसके पश्चात और उसके बाद स्वर हो। कैसे लिखेंगे, उदाहरण से समझाती हूं। स्वर हो, जैसे उदाहरण ले लीजिए, पासी और काशी। ठीक है, पासी और काशी। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे। अब ये कह क्या रहा है, ये नियम
ये नियम कह रहा है जब शब्द के अंत में स हो और उसके बाद स्वर हो, ठीक है। अब स्वर तो आ रहा है, स भी आ रहा है, श के बाद हमारा स्वर आ रहा है, तो करना क्या है, प्रथम स्थान का भी देखिए इसमें प है, पहला व्यंजन प आ रहा है, उसमें प्रथम स्थान का स्वर आ रहा है। जैसे कि मैंने बताया है कि अगर स्वर कहीं कहाँ से डिसाइड होता है, पहले ही व्यंजन से हमारा स्वर डिसाइड हो जाता है कि कैसे हम रेखा पर अप्लाई करें, रेखा पे कैसे अप्लाई करेंगे। अब इसमें प्रथम स्वर आया है तो जाहिर सी बात है कि प में प्रथम स्वर है तो रेखा के ऊपर लिखते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में हम नहीं लिखते हैं जब उसके साथ कोई अधोगामी रेखा अक्षर आ रहा हो, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या है, पासी, ठीक है। प क्या है, अधोगामी है, स भी क्या है, अधोगामी आ रहा ना। तो नियम क्या कहता था, याद करिए, प रेखा पर आना चाहिए और एक अधोगामी रेखा पर आएगा, दूसरा रेखा के नीचे जाएगा। पाशी, देखिए प लिखेंगे और ये हम श लिखेंगे, ठीक है। प में क्या लगा देंगे, प्रथम स्वर, और स में क्या है, तृतीय स्थान का स्वर, इसके तृतीय स्थान के स्वर यहाँ पे हम स्वर लगा देते हैं। क्लियर हो गया ना। अब देखिए काशी, काशी में क्या आया है, प्रथम स्वर आया है और स में थर्ड प्लेस का स्वर आया है, नियम कहता है। लेकिन यहाँ पे नियम क्या होगा, श में थर्ड प्लेस का स्वर है और श क्या है हमारा, अधोगामी है, क क्या है, अग्रगामी है। अग्रगामी अधोगामी का यहाँ पे क्या नियम अप्लाई होगा, नियम कहता है कि अग्रगामी के बाद अधोगामी आएगा तो अग्रगामी कहाँ लिखा जाता है, जी हाँ, रेखा के ऊपर से शुरू करेंगे, रेखा के ऊपर क लिखेंगे और ये हमने लिख दिया शी। प्रथम स्वर यहाँ लगा दीजिए का, थर्ड प्लेस का स्वर यहाँ पे आ रहा है, स्वर यहाँ पे लगा देंगे काशी। क्लियर। तो नेक्स्ट है, जब किसी शब्द के प्रारंभ में स व्रत आए या स आए और उसके पश्चात स्वर आए, उसके बाद स्वर आता है और फिर स दोबारा, मतलब एक स तो आया है, ठीक है, और उसके बाद स्वर भी आ रहा है और उसके बाद फिर स आ रहा है, ठीक है। उसके पहले स और व को पूरा लिखेंगे और व्रत को हम दूसरे स्थान पर लिख देंगे। जैसे कि देखिए, अब देखिए समझिए, पहले इसको हम पूरा नियम ही लिख देते हैं, जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए बेनिफिशियल होगा। जब नियम जरूर देखिएगा, शब्द के बहुत ही सरल शब्दों में, सरल भाषा में मैं पढ़ाऊंगी। स हो, ठीक है, यहाँ पे स तीनों स की मैं बात कर रही हूं। स हो और उसके बाद स्वर हो, ठीक है, स्वर हो, स्वर हो और फिर दोबारा और फिर स दोबारा आए, स दोबारा आए तो स पूरा लिखते हैं, स पूरा लिखते हैं, पूरा लिखते हैं, लिखते हैं, ठीक है। और दूसरे के लिए क्या करते हैं, व्रत लगाएंगे। पहला मतलब कहने का मतलब है, अभी समझाती हूं, और दूसरा व्रत लिखते हैं, व्रत लिखते हैं, ठीक है। कह रहा है जब शब्द में स हो, तीनों स की बात हो रही है, और उसके बाद स्वर आ रहा हो, फिर स दोबारा आ जाए तो क्या करते हैं, एक हम पूरा स लिखेंगे, दूसरा उसके बाद हम
स का व्रत लिख देंगे, क्योंकि ये पहले में क्या है, स्वर है ना। अब उदाहरण देख लीजिए कैसे, जैसे आश्वासन, ठीक है, आश्वासन, ठीक है, आश्वासन। आश्वासन में देखिए पहले स्वर आ गया, ठीक है, स्व आ रहा है, आश्वासन। हालांकि देखिए इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, उसको छोड़ दीजिए। आश्वासन, इसको लिखने का तरीका हमारा क्या होगा, आश्वासन, ये गहरा आ पहले है। मैंने बताया था कि जो छोटा सा यू लिखते हैं इंग्लिश का, बताया था ना कि वो भी क्या करता है, यह वह तो प्रकट करेगा ही, और आ भी उसको अगर प्रारंभ में अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, बड़ा आ भी प्रकट करता है। तो यहाँ पे हम वही लिख लेते हैं। अब हम आश, आश के लिए क्या करेंगे, ये हम आ लिखेंगे और ये हम श लिखेंगे, वासन। अब देखिए, अब ये कह रहा आश्वासन, और श, फिर एक श का व्रत है, श, और ये न लिख देंगे। क्लियर हो गया, आश्वासन, ये हो गया आश्वासन, ठीक है। वाश्वन, वाश्वन, यहाँ पे स्व का व्रत लग रहा है, ये ध्यान रखिएगा, श का व्रत नहीं रहेगा, आश्वासन, ठीक है, आश्वासन। दूसरा है शीश, दूसरा उदाहरण देख लीजिए, शीश, ये पूरा श लिखेंगे और यहाँ पे श का व्रत लगा देंगे। ये उसी के अकॉर्डिंग है, जब शब्द में स हो और उसके बाद स्वर हो, क्योंकि स तो है, ये स है, लेकिन इसमें क्या है, स्वर आ रहा, दो स्वर है, सॉरी दो व्यंजन है, दो व्यंजन नहीं है, स दो बार आया हुआ है। यहाँ पे एक स में स्वर आ रहा है और दूसरे में स्वर नहीं आ रहा है। देखिए शीश, यहाँ पे लिख देती हूँ उदाहरण, हमने लिखा नहीं है, शीश, शीश। अब देखिए इसमें तो स्वर आ रहा है, इसमें स्वर नहीं आ रहा है, तो जिसमें स्वर आ रहा है हम उसी को काट देंगे, क्योंकि इसमें थर्ड प्लेस का स्वर दिख रहा है। तो रेखा काटते हुए हमने स अप्लाई कर दिया और स का हमने व्रत यहाँ पे रख दिया, ठीक है, शीश। एक और देख लीजिए नियम, जब शब्द के प्रारंभ में स हो और उसके बाद द्विस्वर हो तो निम्न प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए, जब शब्द के प्रारंभ में, जब शब्द के प्रारंभ में स हो और उसके बाद द्विस्वर हो, में स हो और उसके बाद द्विस्वर हो। देखिए एक स्वर की बात हम कर चुके हैं, द्विस्वर की बात हो रही है, द्विस्वर हो तो निम्न प्रकार से लिखेंगे, लिखते हैं। जैसे उदाहरण जरूर लेंगे, जैसे साइत, जैसे उदाहरण ले लेते हैं, साइत, साइत, साइत और सावन, सावन, ठीक है। अब देखिए ये द्विस्वर की बात करें, जब शब्द के प्रारंभ में स हो और उसके बाद द्विस्वर हो, ठीक है, तो निम्न प्रकार से लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, द्विस्वर की बात हो रही है, आ प्लस ई आ गया, द्विस्वर जब हमने पढ़ा था तो पढ़ा है ना ये सब,
आ प्लस ई और त, साइत। अब ये भी तो नियम है, ये कहाँ का, ये कौन सा प्लेस का स्वर है बताइए? थर्ड प्लेस का स्वर है, जी हाँ। आ प्लस ई आ रहा है ना, आ प्लस ई, आ प्लस ऊ, आ प्लस आ, ये जो हमारा आएगा थर्ड प्लेस का स्वर आ रहा है तो रेखा काट देगा। जाहिर सी बात है कि आ प्लस ई आ रहा है तो हम रेखा काट देंगे। तो कैसे लिखेंगे? सा ई त। हाँ, अब देखिए आ प्लस ई किस पे आ रहा है? स पे आ रहा है। और नियम क्या कहता है कि इस पहले व्यंजन की मात्रा अगले व्यंजन के थर्ड प्लेस के पूर्व में चली जाती है। इसकी मात्रा कहाँ चली जाएगी? आ प्लस ई की मात्रा स की, त अगला व्यंजन है तो यहाँ आएगी ना पूर्व में, और ये हम साइन बना देंगे आ प्लस ई का। क्लियर हो गया होगा? सावन आया, आ प्लस व भी क्या होता है? स्वर होता है ना। तो ये नियम कह रहा है सावन, आ प्लस व कौन सा स्वर है? प्रथम स्वर है। रेखा के कहाँ लिखेंगे? रेखा के ऊपर अप्लाई होगा ये देखिए, अधोगामी और अग्रगामी नियम नहीं छोड़ना है। सावन, ये करना है सावन। आ प्लस व कहाँ लग जाएगा? प्रथम स्थान पर लग जाएगा सावन। जैसे कि धावन में हमने पढ़ा था, जब हम द्विस्वर समझा रहे थे तो पहला जो हमें उदाहरण मिला था वो धावन का ही मिला था, तो वो इसलिए रट जाता है। तो सेम वही है, आ प्लस व इसमें आया है, इसमें ध की जगह पे स आया है, तो ये हमने इसको अप्लाई कर दिया सावन। ठीक है, हमको लगता है क्लियर हो गया होगा। जब शब्द के एक अंतिम है, जबकि इसका भी कोई महत्व नहीं है, लेकिन जान लीजिए, जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। कुछ नियम ऐसे हैं कि अननेसेसरी दे रखे हैं। जब शब्द के प्रारंभ में स हो और उसके बाद ह हो तो किस प्रकार लिखा जाएगा? अब देख लीजिए, लास्ट है ये नियम। जब शब्द के प्रारंभ में स हो, तीनों स की बात हो रही है जब भी मैं सिंगल स लिख रही हूं, और उसके बाद ह हो, उसके बाद ह व्यंजन आ रहा हो, ह आ रहा हो, तो इस प्रकार लिखते हैं। उदाहरण ले लेंगे, जैसे सहायता, सहारा। ठीक है, सहायता और सहारा। तो फ्रेंड्स, ये कह रहा है जब शब्द के प्रारंभ में स हो और उसके बाद ह आ रहा हो तो कैसे लिखेंगे, और उसमें स्वर भी है। स ह और उसके बाद क्या आ रहा है? स के बाद ह आ रहा है। जबकि हम स ह का व्रत की जो चर्चा है हमने पिछले वीडियो में कर दी है, उसका भी यहाँ पे प्रयोग हो सकता है, क्योंकि बुक में नहीं दिया हुआ है। मैं अपने हिसाब से भी बताऊंगी और इनके हिसाब से भी बताऊंगी। बुक के अकॉर्डिंग क्या है? सहायता, ये कहते हैं श लिखेंगे और ह लिखेंगे और सहाय आ प्लस ए और यहाँ पे त, सहायता स ह। अब देखिए आ प्लस य है यहाँ पे, ये कह रहा आ प्लस य, ये क्या है? ये भी तो स्वर है। ये यही कह रहे हैं कि इस तरीके से लिख करके हम यहाँ पे आ प्लस य जो हमने पढ़ाया हुआ है, इस यहाँ प्रथम स्थान पे इसके हम
स्वर लगा देंगे। इनके हिसाब से ये होना चाहिए। अब सहारा आ प्लस सॉरी ह भी आ रहा, आ प्लस आ रहा है ना, लेकिन ये अलग अलग है, तो हम इसको तो ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। स रेखा पर आना चाहिए। दो जब ऊर्ध्वगामी लिखेंगे तो ऊर्ध्वगामी के साथ ऊर्ध्वगामी, अधोगामी के साथ अधोगामी। अधोगामी का नियम ये होता है कि एक रेखा पर होता है, दूसरा रेखा के नीचे। करेंगे क्या, देखिए स और हा, ये हो गया रा, स हा रा पूरा लिखें। अब देखिए जब हमने व्रत पढ़ लिया है स ह का, तो हम इसको इतना लेंदी लिखें क्यों? तो हम उसको किस तरीके से, हम अपनी लैंग्वेज में हम लोग कैसे लिखते हैं, जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सहायता को स ह का व्रत हमने पढ़ा दिया है। स ह का व्रत कैसा होता है? स्व ज के व्रत से थोड़ा सा बड़ा, क्या कहलाता है? स ह का व्रत। ठीक है, ये देखिए स ह का व्रत हम क्या करेंगे, लिखने का तरीका क्या होगा? श ह, ये य के साथ अप्लाई होता है। स ह का व्रत ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे हम य लिख देंगे ता, सहायता। प्रथम स्वर इंगित कर दीजिए। अब यहाँ ऐसे भी सहायता लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको सुविधाजनक कौन सा लगता है? शॉर्ट कौन सा, क्योंकि शॉर्ट हैंड ही तो पढ़ रहे हैं, हमको छोटा ही तो करना है, शॉर्ट ही तो करनी है चीजें, तो हम ऐसे ही लिखेंगे। सहायता, सहारा। स ह का व्रत किस में अप्लाई कर देंगे? जी हाँ, ऊर्ध्वगामी र में। ये देखिए श ह का व्रत हम क्या कर देंगे? ऊर्ध्वगामी र में अप्लाई कर दिया। यहाँ पे लगा दिया हमने प्रथम स्वर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया अध्याय 8। इसमें स्पेशली जो होता है फ्रेंड्स, वक्राकार रेखाक्षर के अंदर कैसे हम व्रत अप्लाई करते हैं, ये हमने बता दिया है। ठीक है, वही चीजें जब हम प्रैक्टिस करने लगेंगे अपने आप चीजें क्लियर होती जाएंगी। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने कहा व्यंजन हो या शब्द चिन्ह हो, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ रजिस्टर ले लें और जैसा कि मैंने बताया 4-4 लाइन के अंतराल पे आप प्रैक्टिस करें और बोल बोल के करें तो बहुत जल्दी याद भी होता है और आपकी आउटलाइन बहुत अच्छी बनती है। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है व्यंजन की इतनी प्रैक्टिस कर डालिए कि डिक्टेशन चाहे किसी भी मानक का हो, आप एकदम परफेक्ट लिखेंगे, आपकी आउटलाइन बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं बनेगी, सही बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक कमेंट और रह गया है कि माननीय कैसे लिखा जाए। तो माननीय लिखने के लिए हम बता दे रहे हैं कि ये तो साइन, इसका तो हम लोगों ने साइन ही है हम लोगों के पास। माननीय, क्यों मान, देखिए अब 2 है तो हम 2 ही लिखेंगे रेखा के ऊपर माननीय। अब माननीय सभापति आया, सभापति, ठीक है, रेखा नहीं कटेगा, माननीय सभापति। ठीक है, इस तरीके से कहीं भी कुछ भी आता है माननीय के साथ, माननीय हमें पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, इसका शॉर्ट नहीं है। हाँ, जैसे महोदय का शॉर्ट है हमारे पास, स्पीकर है, ये सब चीज़ें मैं बताती रहूँगी। जैसे कि अगर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। प्लीज़ टेलीग्राम चैनल जो है टेलीग्राम है उस पर मेरे चैनल के नाम से ही टेलीग्राम है, प्लीज़ उसको फॉलो करें और ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो स्टडी से संबंधित मटेरियल बहुत मिल जाएगा, तो मैं चाहूँगी कि उसको भी आप ज्वाइन कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का अध्याय हमारा 8 खत्म हो गया। अब इसके अंतर्गत आने वाले अभ्यास कराऊंगी, शब्द चिन्ह कराऊंगी। शब्द चिन्ह से याद आया कि मैंने कहा है कि मैं शब्द चिन्हों की प्रैक्टिस आप लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि ऐसे हो नहीं पाती हैं चीज़ें, हम टालते रहते हैं। हम एक ह्यूमन नेचर होता है, अरे आज नहीं करेंगे तो कल कर लेंगे, अरे साइन है ना कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं शब्द चिन्ह की आपकी प्रैक्टिस भी ऐसे ऑनलाइन ही कराऊंगी। होगा क्या, किससे आपको भी पता चलेगा कि मैंने कितना तैयार कर लिया है। एक मानक लेके बोलूँगी, बहुत फास्ट नहीं बोलूँगी, 60 की स्पीड में मैं शब्द चिन्हों को स्टार्ट करूँगी बोलना। अगर आप 80 की स्पीड में शब्द चिन्हों को बेहतर लिख रहे हैं तो 80 की स्पीड में आपको डिक्टेशन लिखने से कोई रोक नहीं सकता है। तो शब्द चिन्हों की प्रिपरेशन हमें बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इस पर फोकस करें और इस बार मैं वार्न करी, प्लीज़ प्रैक्टिस में रहिए। अगले वीडियो में मैं आपको एकदम कंटिन्यू
इसी तरीके से बोलूँगी और रजिस्टर पेंसिल लेके आप बैठिएगा, तैयार रहिएगा। वीडियो के अंत में मैं शब्द चिन्ह ज़रूर बोलूँगी, तो तैयारी में आप भी रहिए। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।